नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ साहिल केतनी और शुरुआत करेंगे फाइनल रिपोर्ट की कुछ बड़ी और अहम खबरों के साथ जो दिन भर सुर्खियां बटोरती रही हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। फारूक अब्दुल्ला को लेकर बड़ी खबर। फारूक अब्दुल्ला का रूसी तेल खरीद पर बड़ा बयान सामने आया है। भारत अपने हित में खुद फैसला करेगा। फारूक अब्दुल्ला अमेरिका वेवर पर बोले, हम किसी पर निर्भर नहीं। रूसी तेल खरीद पर भारत की नीति भारत तय करेगा। देश के हित में जो सही होगा वही किया जाएगा। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए यह बड़ा बयान दिया गया फारूक अब्दुल्ला द्वारा। राष्ट्रपति अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने बड़ा बयान दिया और कहा कि रूसी तेल खरीद पर बयान देते हुए कहा कि भारत अपने हित में खुद फैसला करेगा। अमेरिका के वेवर पर बोले, हम किसी पर निर्भर नहीं। रूसी तेल खरीद पर भारत की नीति भारत तय करेगा। देश के हित में जो सही होगा वही किया जाएगा। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए यह बयान दिया गया है फारूक अब्दुल्ला द्वारा। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए देखिए। क्रूड ऑयल फ्रॉम रशिया, so उस पे डिपेंडेंट है सरकार। We are not dependent. Exactly. Tragedy is, I don't know why they are making us dependent. Right, sir. It is a question of independence of this country. Right, sir. This country has to decide what is good for it. Nobody else should decide our future. This is tragedy. We have noticed before also, when Manmohan Singh, America wanted it to vote for it. Right, sir. And they said, if you don't, your nuclear deal will be in trouble. You know what Manmohan Singh said? It is the decision of India. India will make its own decision. What is good for India, will do that. चलिए कुछ बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाते हैं। आपको बता दें कि सीबीएसई हवाले से बड़ी खबर सामने है, जहां सीबीएसई ने 9 से 11 मार्च की कक्षा 12वीं की परीक्षाएं स्थगित की। मध्य पूर्व के हालात को देखते हुए लिया गया बड़ा फैसला। बहरीन, ईरान, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी और यूएई में लागू होगा निर्णय। 9 मार्च सोमवार की परीक्षा फिलहाल टली। 10 मार्च मंगलवार की परीक्षा भी स्थगित। 11 मार्च बुधवार की परीक्षा भी आगे बढ़ाई गई। नई परीक्षा तिथियों की घोषणा बाद में की जाएगी। 10 मार्च को हालात की फिर से समीक्षा करेगा बोर्ड। 12 मार्च के बाद की परीक्षाओं पर बाद में फैसला लिया जाएगा। छात्रों को स्कूल और आधिकारिक अपडेट पर नजर रखने की सलाह दी गई है। ये बड़ा अपडेट है सीबीएसई एग्जाम्स को लेकर, जहां आपको बताएं कि मध्य पूर्व के हालात को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। बहरीन, ईरान, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी और यूएई में ये निर्णय लागू होगा। 9 से 11 मार्च की कक्षा 12वीं की परीक्षाएं फिलहाल स्थगित की गई हैं। बहरीन, मैं बार बार इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि बहरीन, ईरान, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी और यूएई में ये लागू है निर्णय, भारत के लिए नहीं है। 9 मार्च सोमवार की परीक्षा फिलहाल टली। 10 मार्च मंगलवार की परीक्षा भी स्थगित। 11 मार्च बुधवार की परीक्षा भी आगे बढ़ाई गई। नई परीक्षा तिथियों की घोषणा बाद में की जाएगी। 10 मार्च को हालात की फिर से समीक्षा करेगा बोर्ड। चलिए एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाएं। आपको बता दें कि पश्चिमी एशिया में बढ़ते संकट का असर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर दिखने लगा है। पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तेज बढ़ोतरी। रमजान के महीने में महंगाई ने आम लोगों की मुश्किलें बढ़ाई। ईंधन महंगा होने से ट्रांसपोर्ट और जरूरी सामान की कीमतें बढ़ी। बाजारों में रोजमर्रा के सामान के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। आम जनता पर महंगाई का दोहरा दबाव। खाद्य पदार्थ और ईंधन दोनों महंगे। सरकार पर ईंधन कीमतों को नियंत्रित करने का दबाव बढ़ा। आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान में महंगाई का नया झटका। विशेषज्ञों का कहना है कि पश्चिम एशिया तनाव से तेल बाजार अस्थिर। रमजान में बढ़ती कीमतों को लेकर जनता में नाराजगी बढ़ी। पश्चिम एशिया में बढ़ते संकट का असर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर दिखने लगा है। रमजान के महीने में महंगाई ने आम लोगों की कमर भी तोड़ कर दी और ये बड़ी खबर पाकिस्तान से सामने आई थी। अब बढ़ते हैं आगे एक और खबर से आपको रूबरू करवाने, जहां पे आपको बताएं कि राजस्थान के कोटा में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की शुरुआत होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली संबोधित करते हुए कोटा एयरपोर्ट के निर्माण का शिलान्यास किया। करीब 1500 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह आधुनिक एयरपोर्ट हाड़ौती क्षेत्र, कोटा, बूंदी, पारा और झालावाड़ के विकास को नई गति देगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब तक कोटा के लोगों को हवाई यात्रा के लिए जयपुर या जोधपुर जाना पड़ता था, जिससे काफी समय और परेशानी होती थी। एयरपोर्ट बनने के बाद यात्रा आसान होगी और व्यापार को भी बड़ा बढ़ावा मिलेगा। इस दौरान उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की भी सराहना की। और पूरे हाड़ौती के अंचल के मेरे सभी साथियों को फिर से एक बार नमस्कार। अभी पिछले ही हफ्ते
मुझे राजस्थान की यात्रा पर आने का अवसर मिला था। अजमेर की पावन धरती से हमने राजस्थान के विकास से जुड़े हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण किया था। उसी कार्यक्रम में राजस्थान के 21,000 से अधिक नौजवान साथियों को नियुक्ति पत्र भी सौंपे गए थे। अब अजमेर यात्रा के कुछ ही दिनों बाद आज मुझे कोटा से जुड़े हुए इस महत्वपूर्ण एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को शुरू करने का अवसर मिल रहा है। एक ही हफ्ते में राजस्थान में विकास के इन दो बड़े कार्यक्रमों का बहुत बड़ा संदेश है। ये बताते हैं कि आज राजस्थान किस गति से आगे बढ़ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर हो, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर हो, किसानों और माताओं बहनों के लिए योजनाएं हो, राजस्थान में हर क्षेत्र में तेजी से काम हो रहा है। साथियों, आज का दिन कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ सहित पूरे हाड़ौती क्षेत्र के लिए एक नई आशा और नई उपलब्धि का दिन है। करीब 1,500 करोड़ रुपए से बनने जा रहा ये आधुनिक एयरपोर्ट आने वाले समय में पूरे क्षेत्र के विकास को नई गति देने वाला है। मैं कोटा और पूरे हाड़ौती क्षेत्र के लोगों को एयरपोर्ट के शिलान्यास के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में अपनी बहुत बहुत बढ़ते आगे बात करते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर, जहां पर हरिद्वार में आयोजित जनसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि चाहे राहुल गांधी, ममता बनर्जी या अन्य विपक्षी दल कितना भी विरोध करे, लेकिन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत पात्र लोगों को नागरिकता जरूर दी जाएगी। शाह ने बताया कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए करीब 200 लोगों को नागरिकता दी जा चुकी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के अधिकार, संस्कृति और पहचान की रक्षा के लिए राज्य आंदोलन हुआ था और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ही उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया था। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए देखिए। और मित्रों, आज ही 1132 करोड़ के जन सुखाकारी के अलग अलग कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन हो रहा है। आज यहां पर नई न्याय संहिताओं की प्रदर्शनी का भी उद्घाटन हो रहा है। मेरे उत्तराखंड देवभूमि के सभी वकील मित्रों को मेरा आग्रह है, न्याय प्रणालियों के साथ जुड़े हुए सभी युवाओं को और विशेषकर माताओं बहनों को आग्रह है कि ये प्रदर्शनी जरूर देखिए। मोदी जी के नेतृत्व में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए 150 साल पुराने कानून, जिसको बनाने का उद्देश्य था अंग्रेज सरकार की हुकूमत को लंबा चलाना, वो समाप्त कर हमारे नागरिकों की सुरक्षा के लिए न्याय संहिताएं बनाई है। मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता, परंतु इतना जरूर कहना चाहता हूं कि कानून के 2028 में कंप्लीट इंप्लीमेंटेशन हो जाएगा। उसके बाद कोई भी नागरिक पुलिस थाने में जाकर एफआईआर कराएगा, 3 साल में सुप्रीम कोर्ट तक की पूरी न्याय प्रणाली समाप्त हो जाएगी। अब समय पर न्याय मिलेगा। ये दुनिया के सबसे आधुनिक
न्याय संहिताएं हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं रायसीना डायलॉग को लेकर। नई दिल्ली में आयोजित रायसीना डायलॉग 2026 में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत के उभार को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आज दुनिया में देशों का उत्थान उनके अपने फैसलों और ताकत से तय होता है और भारत का उभार भी उसकी अपनी शक्ति से तय होगा, किसी दूसरे देश की गलतियों से नहीं। इंटरेक्टिव सेशन में जयशंकर ने यह भी कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र अपनी पुनर्निर्माण और पुनः कनेक्टिविटी बहाल करने की प्रक्रिया से गुजर रहा है। उनके मुताबिक दक्षिण पूर्व एशिया और पश्चिम एशिया के साथ संपर्क मजबूत करना इस क्षेत्र की स्थिरता और विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी हमले में डूबे ईरानी युद्धपोत के मुद्दे पर भारत का पक्ष स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि ईरानी जहाज मूल रूप से फ्लीट रिव्यू के लिए निकले थे, लेकिन क्षेत्र में अचानक बदले हालात के कारण गलत परिस्थितियों के बीच फंस गए। भारत को ईरान की ओर से संदेश मिला था कि एक जहाज को तकनीकी समस्या है और वह भारतीय बंदरगाह आना चाहता है। ऐसे में भारत ने मानवीय आधार पर उसे कोची में प्रवेश की अनुमति दी। जयशंकर ने कहा कि कानूनी बहस से अलग भारत ने इंसानियत के आधार पर फैसला लिया और हमने सही काम किया। क्या कुछ कारण आए देखिए। But the direction of India's rise, I think, is very clear. In a way, it's unstoppable. So when we speak today about, the rise of countries, I also want to end with that point. Rise of countries are determined by the countries. The rise of India will be determined by India. It will be determined by our strength, not by the mistakes of others. So let me stop there. What I'd like to do perhaps is begin with a somewhat long view, and I'm sure we will discuss the more contemporary developments as we get into the further conversation. On the long view, let me make three big points. One, that the Indian Ocean region, it's an ecosystem. It had there's a book many years ago written called Empires of the Monsoons. So there was a whole monsoon-driven ecosystem, centuries of exchanges. And what had happened was the colonial period actually broke it up. So the Indian Ocean, perhaps much more than many other parts of the world, is in the process of a recovery and a rebuilding. Individual states are doing that, but the whole region, in a way, if you look today at, the restoration of the trade patterns, the restoration of connectivity, we are trying to rebuild our connectivity towards the east through Myanmar to Southeast Asia. We are rebuilding our connectivity to the west through IMEC into the Arabian Peninsula and further through the international north-south transport corridor to Iran and through Iran into Eurasia. नई दिल्ली में आयोजित प्रतिष्ठित वैश्विक सम्मेलन रायसीना डायलॉग को लेकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बड़ा बयान दिया है। रायसीना डायलॉग में संबोधन के बाद उन्होंने कहा कि यह मंच भारत के लिए गर्व की बात है और आज दुनिया के प्रमुख रणनीतिक और कूटनीतिक आयोजनों में अपनी मजबूत पहचान बना चुका है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर के नीति निर्माता, विशेषज्ञ और नेता इस मंच पर वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होते हैं और कई मुद्दों पर चर्चा की जाती है। पीयूष गोयल के मुताबिक रायसीना डायलॉग अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा कार्यक्रम बन गया है जिसमें शामिल होना वैश्विक नेताओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। Raisina dialogue makes India proud. It has truly established itself on the global stage as a must-attend event. Very high-quality discussions, very high level of participation, both from India and internationally. And I must compliment my dear brother and friend Dr. Jaishankar, Mr. Samir Saran, and the entire team working on Raisina Dialogue for the fabulous work they've done. We need more engagements like this across the length and breadth of India to showcase India to the world. These engagements help build bridges
of trust and friendship. And in this day and age where we are looking at globalizing the Indian economy and expanding our trade, particularly reaching out to the developed world with our offerings, I think such engagements will hold us in good stead. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वतंत्रता सेनानी और देश के पूर्व गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पंत जी के स्वतंत्रता संग्राम के दिए गए महान योगदान को याद किया और कहा कि उनका जीवन राष्ट्र सेवा, त्याग और समर्पण का प्रतीक है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पंत जी ने न सिर्फ आजादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई बल्कि स्वतंत्र भारत के निर्माण और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने लोगों से उनके आदर्शों पर चलने का आह्वान किया। एक कुशल अधिवक्ता, एक सुयोग्य प्रशासक, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री और भारत सरकार के पूर्व गृह मंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी की आज पावन पुण्यतिथि है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी की स्मृतियों को नमन करते हुए मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। पेशे से अधिवक्ता पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी का जन्म आज के उत्तराखंड राज्य में हुआ था। उस समय उत्तराखंड संयुक्त प्रांत का एक हिस्सा था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आह्वान पर उन्होंने अपनी वकालत छोड़ करके देश की स्वाधीनता आंदोलन में वे कूद पड़े थे। 1937 में जब ये देश गुलाम था तब उत्तर प्रदेश के प्रीमियर के रूप में भी उनका चयन हुआ था। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं कोलकाता को लेकर, जहां कोलकाता में पश्चिम बंगाल की राजनीति को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। मिथुन चक्रवर्ती ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के उस आरोप पर पलटवार किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि आर.एन. रवि को बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू कराने के लिए भेजा गया है। मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि राष्ट्रपति शासन लगने से बीजेपी को कोई फायदा नहीं होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि देरी खुद राज्य सरकार की वजह से हो रही है क्योंकि मामला बार बार अदालत तक ले जाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में जो भी जांच या कार्रवाई हो रही है उसका बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। You tell me what benefit we'll get if we push it through for president rule. What benefit BJP will get? It is delayed because of you. You going to Supreme Court, you are doing everything, and now you are telling 60 lakhs vote. Why SIR has been again and again reviewed and examination कर रहे हैं? क्यों? Why? There must be some reason ना। कोई तो ऐसा तो नहीं है ना, बीजेपी उसमें है ना, बीजेपी का कोई आदमी जाके बोलता है करो ये। That is very, I mean, करने से क्या होगा? रवि साहब आके यहाँ के प्रेसिडेंट रूल के लिए आ रहे हैं? नहीं, इट्स अ टाइम, एंड टाइम फ्रेम में कुछ भी हो सकता है। Sir, Mamata Banerjee also said that R.N. Ravi is a BJP cadre. बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं ज्ञानेश कुमार को लेकर। कोची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ज्ञानेश कुमार ने चुनाव तैयारियों को लेकर बड़ा बयान दिया। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि केरल में चुनावी व्यवस्थाओं की व्यापक समीक्षा की गई है। इस दौरान मुख्य सचिव, डीजीपी और सभी प्रवर्तन एजेंसियों के साथ विस्तृत बैठक हुई है।
साथ ही सभी राजनीतिक दलों से भी बातचीत कर उनकी राय ली गई है। उन्होंने कहा कि युवा मतदाताओं, आइकन और पहली बार वोट देने वाले युवाओं से मिलकर चुनावी जागरूकता पर चर्चा की गई। मुख्य चुनाव आयुक्त ने लिटरेसी क्लब और उन युवाओं, लड़के लड़कियों की भी सराहना की जो लोकतंत्र के इस महापर्व में सक्रिय भागीदारी निभाने जा रहे हैं। Pure electoral rolls are bedrock of democracy. The special intensive revision which was undertaken recently had a single and a very clear objective. And the objective was that no eligible voter is to be excluded, while at the same time no ineligible person should be included. If you see the snapshot of SIR, today we have 2,69,53,644 electors in Kerala, which is more than the entire continent of Australia, plus Norway, plus Costa Rica. We have more than 30,471 polling stations, with 5,000 new polling stations being added this year. 100% webcasting will be there in all polling stations. The Commission had taken a decision so that we can give more facility to the electors. बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं राहुल गांधी को लेकर। कांग्रेस सांसद और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केरल के त्रिवेंद्रम में भारत के औद्योगिक भविष्य को लेकर बड़ा बयान दिया। राहुल गांधी ने कहा कि अगर वे राजनीति में नहीं होते तो शायद एरोस्पेस सेक्टर में उद्यमिता कर रहे होते। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत के पास मजबूत औद्योगिक उत्पादन प्रणाली बनाने का सुनहरा मौका है, लेकिन इसे चीन की तरह नहीं बल्कि अपने लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ आगे बढ़ना होगा। राहुल गांधी का मानना है कि सही नीतियों और स्पष्ट विजन के साथ भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और नई टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में चीन को कड़ी टक्कर दे सकता है। चेन्नई में स्थित ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में आज गौरव और उत्साह का माहौल देखने को मिला, जब कैडेट्स ने कड़ी ट्रेनिंग के अंतिम पग को पार करते हुए शानदार पासिंग आउट परेड के बाद इंडियन आर्मी में अधिकारी के रूप में कमीशन हासिल किया। इस खास मौके पर कैडेट्स ने परंपरागत सैन्य अनुशासन और गर्व के साथ परेड में हिस्सा लिया। जैसे ही वे अंतिम पग पार कर अधिकारी बने, पूरे परिसर में जश्न का माहौल बन गया। परिवारों और साथियों ने इस ऐतिहासिक पल को तालियों और गर्व के साथ देखा, जो देश सेवा की नई शुरुआत का प्रतीक है। वाराणसी में बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने वैश्विक हालत और देश के मुद्दों पर बड़ा बयान दिया। काशी पहुंचने पर उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया युद्ध के रास्ते पर बढ़ती दिख रही है, लेकिन भारत ही वे भूमि है जहां से सनातन की गूंज दुनिया को शांति का रास्ता दिखा सकती है। उन्होंने अमेरिका के नेतृत्व पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि वहां का सत्ताधीश बहुत विचलित व्यक्ति है और ऐसे लोगों पर भरोसा करना मुश्किल है। वहीं यूजीसी बिल को लेकर उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार होना चाहिए और ऐसा कोई फैसला नहीं होना चाहिए जिससे देश में दरार पैदा हो। आज अविनाशी की भूमि काशी आए हैं, हमारा सौभाग्य, माँ गंगा को, विश्वनाथ जी को दंडवत प्रणाम करने का सौभाग्य मिलेगा और हम अपनी पूजनीय माता जी के साथ आए हैं दर्शन करने। और अब यही कहेंगे कि पूरे विश्व में युद्ध का रास्ता निकल रहा है और हम यही कहेंगे कि भारत ही एकमात्र ऐसा है जहां से सनातन की गूंज से पूरे विश्व में शांति का रास्ता होगा। अमेरिका द्वारा ब्लैकमेल करने का विपक्ष आरोप लगा रहा है कि भारत को इस समय ब्लैकमेल कर रहा है अमेरिका, विपक्ष आरोप लगा रहा है। अमेरिका का जो सत्ताधीश है वो बड़ा जो है विचलित आदमी है, उसका कोई भरोसा मत करना। वो सुबह कुछ और बोलता है, शाम को कुछ और बोलता है, ऐसे लोगों का कोई भरोसा नहीं। तो भारत को इस पर क्या नीति रखनी चाहिए महाराज जी? भारत को इस पर नीति यही रखनी चाहिए कि हमें भारत को, हमने एक किसी अपने गुरु से एक बार सुना था कि हमने जो पा लिया है उसको बचाना भी है और पचाना भी है। हमें ये वर्तमान में विचार करना है कि क्या नहीं करना है, क्या क्या करना है ये विचार नहीं, क्या नहीं करना है ये विचार जरूर है।
शंकराचार्य जी के गौ रक्षा अभियान से जुड़ेंगे? देखो, हम सभी संतों के प्रत्येक अभियान से हम जुड़े हैं और जो जो सनातन का, गौ माता का, गीता का, गाय का, गंगा का, गोविंद का, गोपाल का कार्य कर रहे हैं, हम उनके दास हैं और करते रहेंगे। हिंदू राष्ट्र की आप बात, चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं पटना को लेकर, जहां से बड़ी खबर सामने आई थी आज दोपहर को, जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष के आवास पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और युवा विधायकों के साथ अहम बैठक की। बताया जा रहा है कि इस बैठक में पार्टी के भविष्य की रणनीति, संगठन को और मजबूत करने और आगामी राजनीतिक चुनौतियों से निपटने को लेकर चर्चा हुई। बैठक को जेडीयू के भीतर नई सक्रियता और युवा नेतृत्व को आगे लाने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। फिलहाल पार्टी की ओर से बैठक के फैसलों पर आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन इस बैठक को बिहार की राजनीति में अहम माना जा रहा है। और आपको यह भी बता दें कि कल नीतीश कुमार जो कि मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उनके बेटे निशांत कुमार कल जेडीयू की सदस्यता ग्रहण करेंगे। तो ये थी कुछ खास और अहम खबरें फाइनल रिपोर्ट के अंदर। कल आपसे फिर मुलाकात होगी फाइनल रिपोर्ट में कुछ खास और अहम खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहिए द अर्थ न्यूज, और अर्थ न्यूज में खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा।